गैस आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एक अलग अंदाज में समझेंगे, एक नए तरीके से समझेंगे। हम लोग एज्यूम करेंगे कि हम लोग गेम बना रहे हैं और उस गेम को जब हम बना रहे हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, उस हिसाब से हम लोग ऊप्स को सीखने वाले हैं। तो हमेशा से जब भी ऊप्स स्टार्ट होती थी, जब मैं पढ़ा करता था और जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ था ऊप्स से, मैं बहुत बोर हो जाता था। मुझे लगता था यार क्या आ गया है नई चीज़ जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करके आप लोगों को बताऊंगा और आशा करूंगा कि आप लोगों को जो है ये जो प्रयास है मेरा वो अच्छा लगेगा। तो चलो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर कि आ जाता हूँ यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैंने अपाचे सर्वर बाय द वे स्टार्ट कर रखा है और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वीडियो नंबर के हिसाब से मैं नंबर डाल देता हूँ। ये वीडियो नंबर 77 है तो 77.php करके मैं बना लेता हूँ, ताकि बाद में जब मैं आप लोगों को कोड दूंगा तो आसानी होगी मुझे भी, ठीक है, आपको भी लेने में आसानी होगी और मुझे कोड प्रोवाइड करने में आसानी होगी। चलो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लेट्स अंडरस्टैंड ऊप्स, कि ऊप्स को आसानी से किस तरह से सीखा जा सकता है। तो मैंने इसको सेव किया और मैं क्या करूँगा कि लोकल होस्ट स्लैश ऊप्स स्लैश और क्या नाम से बनाई थी मैंने 77.php, हाँ 77.php। देखो लेट्स अंडरस्टैंड ऊप्स लिख कर यहाँ पर आ गया है और अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऊप्स क्या है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या बात की थी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऊप्स को हम इस्तेमाल करते हैं, ऊप्स कुछ होता है और ऊप्स से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। क्लास होती है टेम्पलेट और उससे ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्चुअल एंटिटीज़ होते हैं जो कि क्लास नामक टेम्पलेट से हमने बनाए होते हैं। वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी और हमने ये भी देखा था कि यार डू नॉट रिपीट योरसेल्फ का प्रिंसिपल यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, लागू कराते हैं डू नॉट रिपीट योरसेल्फ के प्रिंसिपल को, कि यार अगर एक काम को हमें 10 बार करना है तो हम बार बार क्यों करें उस काम को, एक काम को एक बार करके रख लेते हैं और फिर यूज़ करते रहेंगे। वही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर ऊप्स हमारे सामने प्रेजेंट करता है। लेकिन कैसे और क्यों और कहाँ से स्टार्ट होगी ऊप्स, तो आओ यही चीज़ को जो है देखते हैं। अब आई होप कि ये तो सबको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं अगर यहाँ पर बी आर नहीं लगाऊंगा तो ये न्यू लाइंस को पार्स नहीं करेगा। मेरा HTML बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइंस को पार्स नहीं करता है, न्यू लाइंस को इग्नोर करता है HTML। आपको बी आर टैग लगाना पड़ता है नीचे देखने के लिए। ये सब बातें मैंने मैं भी 77 वीडियो में हूँ, शायद मैंने तीसरे चौथे वीडियो में की होगी ये बात, ठीक है। तो वो तो आप लोगों की प्रॉब्लम है अगर आपने नहीं देखे वीडियोस तो। और आई होप कि मैंने आप लोगों को इतनी बार बोल दिया है प्लेलिस्ट एक्सेस करने को और आप लोगों ने देख ही लिया होगा यार, आई नो आपने देख लिया है, ठीक है। तो एज्यूमिंग दैट मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ूँगा और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, हम लोग इसको GTA वाइस सिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब आप लोग GTA वाइस सिटी खेलते होंगे, आप लोग PUBG खेलते होंगे, आपने इस तरह के गेम्स खेले होंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के गेम्स के हिसाब से क्लास को समझेंगे। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा प्लेयर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा क्लास प्लेयर और एक प्लेयर को मैंने जो है एक टेम्पलेट तैयार कर ली प्लेयर की। अब जैसे मान लो कि आप लोग किसी स्कूल में हो, ठीक है, पढ़ाई करते हो और आपको क्या करना है, पूरी क्लास के मार्क्स लिखने हैं, मैथ्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक टेम्पलेट बना लोगे, आप कहोगे ये मेरी टेम्पलेट है और उसमें भरते जाओगे सबके मार्क्स। तो आप क्या करोगे, या फिर अगर आपको हर बच्चे के मार्क्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अलग अलग पेरेंट्स को, तो आप क्या करोगे, एक टेम्पलेट बना लोगे, उसको जेरोक्स करा लोगे। जितने बच्चे हैं, मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं तो आप उसकी 100 कॉपियाँ जेरोक्स करा लोगे और उसमें क्या रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा मार्क्स ऑफ योर वर्ड और यहाँ पर खाली स्पेस जहाँ पर आप उस इंसान का नाम भरोगे। उसके बाद मैथ्स, फिजिक्स और इस तरह से एक टेम्पलेट बनी होगी, उसमें बस आपको मार्क्स पंच करने होंगे और पेरेंट्स को बांटना होगा। तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, बजाय इसके कि आप लोग जो टेम्पलेट है उसको भी बार बार लिखो। कभी भी आप फीडबैक फॉर्म भरने जाते हो, कहीं आप बाहर गए होगे, किसी भी मान लो आप गेम वगैरह खेल के आ रहे हो कहीं और किसी भी मतलब आप गेमिंग एरिना में जाओ या फिर आप लाइब्रेरी में जाओ जहाँ पर आपने पे किया हो और फाइनली आपसे फीडबैक फॉर्म आपको दिया जाता है, तो वो एक टेम्पलेट टाइप की होती है। आपको पकड़ा देते हैं, कहते हैं मैम फिल कर दो उसको। या फिर आप बैंक में अगर एक अकाउंट खुलवाने जाते हो तब भी आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें नाम, ये सब चीज़ें बेसिकली टेम्पलेट लिखी लिखाई होती है, वही क्लास होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को और चटपटा बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि प्लेयर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब एक प्लेयर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अब एक प्लेयर के अंदर
बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। देखो, एक तो उसका कलर हो सकता है कि भाई कौन से कलर का हो, और उसके बाद उसका नाम हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने पब्लिक लिख दिया यहाँ पर, और डॉलर नेम लिख दिया। अब आप लोग कहोगे यार ये पब्लिक क्या है, मैं कहूँगा अभी के लिए आप पब्लिक को कर दो इग्नोर, ठीक है, अभी के लिए इग्नोर कर दो, हम आगे देखेंगे पब्लिक क्या होता है। बस अभी के लिए मेरी बात मान लो, पब्लिक कुछ होता है, और डॉलर नेम जो है वो नाम है उस प्लेयर का। जैसे कि अगर आपने वाई सिटी खेला हो तो टॉमी वर्सिटी होता है उसमें, अगर आपने सैन एंड्रियास खेला हो तो उसमें सीजे होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे गेम्स में अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक नेम मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि उसकी स्पीड कितनी है, यानी कि अगर वो दौड़ेगा तो वो कितनी स्पीड से दौड़ेगा। जैसे कि GTA वाई सिटी अगर आपने खेला हो तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बड़े धीरे धीरे चलते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं बड़े फुर्तीले होते हैं। फिर उसमें एक लड़की होती है जीन्स पहन के जो आती है, वो बहुत फुर्तीली होती है, लेकिन एक लड़की होती है जो हील्स पहन के आती है, वो बड़े धीरे धीरे चलती है ऐसे मटक मटक के, ठीक है। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर मैं स्पीड से कैप्चर करूँगा। मैं कहूँगा कि यार स्पीड कितनी भी हो सकती है ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 10 या 0 to 100, जो भी स्केल है आपका। मान लो 0 to 10 में ये 3 की स्पीड से चलता है या 5 की स्पीड से चला देते हैं, मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ इसकी ये ले ली, ठीक है, और मैं यहाँ पर =5 नहीं लिखूंगा, मैं एक काम करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट 5 कर देता हूँ स्पीड को, ठीक है। मैंने ये दो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ले लिया, उनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा उनमें ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इनमें मेथड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ तो हमारे वेरिएबल की भी होती थी। ये काम तो हम अलग अलग फंक्शंस बना के, अलग अलग वेरिएबल्स बना के एक प्लेयर के लिए अचीव कर सकते थे। अब मैंने एक पूरा प्लेयर पैक कर दिया, उसके अंदर मैंने प्रॉपर्टीज़ डाल दी और मेथड्स भी अभी डालूंगा, देखना। तो मैं यहाँ पर मेथड्स में डालूंगा पहला मेथड जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और मैं यहाँ पर डालूंगा उसको सेट नेम, कि मैं इसका नाम सेट करूँगा। और यहाँ पर क्या होगा, जब मैं इसका नाम सेट करूँगा, मैं कहूँगा इसके नाम को कर दो सेट, ठीक है। तो नाम सेट करने के लिए मुझे इसको एक नाम देना पड़ेगा, एक वेरिएबल देना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि इस ऑब्जेक्ट का, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए ये रन हो रहा है उसका, इसलिए उसको मैंने लिख दिया दिस, और इसके बाद मैं लगाऊंगा एक एरो ऑपरेटर, और उसके बाद मैं लिखूँगा नेम, और उसके बाद मैं लिखूँगा $, नेम, या फिर जो भी आपका यहाँ पर वेरिएबल है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और सेमीकोलन। अब इसको ज़रा सेव कर लेना। अब आप लोग कहोगे ये क्या लिख दिया मैंने, मैं आपको समझाता हूँ। $this का मतलब है ये जिस भी फंक्शन के लिए रन हो रहा हो। अभी मैं जब ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी $this का मतलब ये समझ लो कि यह जो दिस का हिंदी में मतलब होता है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है। दिस का क्या होता है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन? यह होता है कि यह, दिस इज़ अ बैड बॉय, दिस इज़ अ गुड बॉय, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, ये गेम खेलना है। तो दिस का मतलब यही है कि यह, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए रन हो रहा है। तो दिस एक तरीका है हमारे लिए उस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने के लिए जिसके लिए हम मेथड रन कर रहे हैं, जो कि जिसकी बात हो रही है, जिसके लिए ये रन हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे और क्लियर हो जाएगा। फिर हम कह रहे हैं कि उसकी नेम प्रॉपर्टी जो है, जो कि ये मैंने बनाई थी, उसको सेट कर दो, ये जो कि गिवन है इस फंक्शन को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर मैंने harry.setName हैरी कर दिया तो हैरी का नाम जो है वो नेम हो जाएगा, यानी कि जो भी मैंने दिया। अभी मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा और उसको मैं रखूंगा गेट नेम, और ये बहुत सिंपल होगा, और इसमें मैं सिंपली लिख दूंगा रिटर्न $this, और उसके बाद नेम, मैं कहूँगा कि नाम को रिटर्न कर दूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपली नाम को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो चलो अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर इसको नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक कमेंट भी डाल दूंगा कि मेरा जो मेन प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेव करता हूँ इसको, और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके ऑब्जेक्ट्स बना लूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा $player1, और मैं उसके बाद लिखूँगा मैं लिखूँगा यहाँ पर न्यू प्लेयर, ठीक है। मैं लिखूँगा न्यू प्लेयर। अब मैंने एक बूटस्ट्रैप की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है यार, मुझे उसको डिसेबल कर देना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर बहुत सारा मेरा CPU खा रही है, और मैं इसको भी डिसेबल कर देता हूँ। C++ को भी मैंने बहुत कुछ यहाँ पर इनेबल कर रखा है जो कि मुझे नहीं करना चाहिए और मुझे हिसाब से करना चाहिए। मैं बताता हूँ वीडियोस में कि कभी भी आप लोग इनेबल कर रहे हैं कोई एक्सटेंशन तो तभी इनेबल करें अगर आप यूज़ कर रहे हैं। अब मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर नहीं रहा हूँ तो मुझे कोई काम नहीं है बूटस्ट्रैप का, तो मुझे नहीं करनी चाहिए वो इनेबल। एनीवेज, तो ये एक तरीका है नया ऑब्जेक्ट बनाने का इस क्लास से। तो मैं भी यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ player1 डॉट, और मैं लिख सकता हूँ सेट नेम, और मैं यहाँ पर इस तरह से सेट नेम लिख सकता हूँ और मैं कहूँगा इसके नाम को कर दो
हैरी, ठीक है। फिर मैं लिख सकता हूँ player वन डॉट गेट नेम, ठीक है। और मैं गेट नेम यहाँ पर जैसे ही करूँगा तो मैं चाहूँगा कि मुझे नेम रिटर्न होके मिल जाए, और इसको प्रिंट कराने के लिए मुझे एको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रा देखता हूँ कि इसको मैं रिलोड करूँ तो मुझे क्या मिलता है। अभी कह रहा है लाइन 18 में कोई इशू है, तो लाइन 18 में क्या इशू है यार। मैंने player वन इज़ इक्वल टू न्यू प्लेयर बनाया, और उसके बाद मैंने लिखा player वन, और यहाँ पर डॉट ऑपरेटर नहीं, मुझे एरो ऑपरेटर यूज़ करना है, तो ये मेरी गलती है। अब जब आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करते हो ना, तो क्या होता है कि किसी लैंग्वेज में वो डॉट होता है, किसी लैंग्वेज में एरो ऑपरेटर होता है, किसी लैंग्वेज में कुछ और होता है। पीएचपी में अगर आपको ऑब्जेक्ट के मेथड्स को एक्सेस करना है तो आपको एरो ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करके अगर आपको रिलोड करके दिखाऊं तो ये देखो मुझे प्रिंट होकर मिल गया है हैरी। अब ये क्या हुआ यहाँ पर, ये मैं आप लोगों को ज़रा बता देता हूँ एक बार। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि ये प्रॉपर्टीज़ में ऐसे क्यों लिख कर आ रहा है, जबकि ये कमेंट है और ये यहाँ पर पता नहीं क्या लिख कर आ रहा है। एनीवेज आई थिंक देयर इज़ सम इशू विद ये जो एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की है पीएचपी की उसके साथ, बट ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा प्लेयर और उसके बाद मैंने पब्लिक नेम बना दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर बना दिया नेम, और यहाँ पर मैंने बना दी एक स्पीड, जो कि मैंने कहा कि स्पीड जो है वो उसकी 5 है, ठीक है। मैंने ये बोला कि कोई भी प्लेयर ऑब्जेक्ट बनता है, मैं प्लेयर कितने भी बना सकता हूँ, मैं 10-15 प्लेयर भी आपको बना के दिखा सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक player वन बनाया, मैं यहाँ पर player टू बना सकता हूँ जिसका नाम मैं रख सकता हूँ रोहन, तो मैं यहाँ पर player टू बनाऊँगा और उसमें मैं रख दूँगा रोहन, ठीक है। इसमें मैं हैरी के एच को कैपिटल कर लेता हूँ, और एक और मैं बना लूँगा, उसका नाम मैं रख दूँगा स्किल एफ, ठीक है, स्किल एफ, ठीक है। कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर player टू के साथ साथ इसको player थ्री भी कर देता हूँ। और मैंने क्या मिस किया, मैंने स्किल एफ वाला प्लेयर अपना क्रिएट ही नहीं किया, तो मुझे इसको ये भी कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैंने 1 2 3 ओके, तो मैंने player थ्री जो है उसको बनाया ही नहीं, तो मुझे इस तरह से player थ्री बनाना है, ठीक है। सेव करूँगा इसको, जैसे मैं रिलोड करूँगा तो मैंने BR नहीं दिया तो एक ही लाइन में आ जाएंगे, बट कोई बात नहीं, हैरी रोहन स्किल एफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो हुआ क्या। सबसे पहले तो मैंने ये जो एको कराया था ये रन हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड ओप्स यूजिंग GTA वाइस सिटी, ठीक है। ये करने के बाद क्या हुआ कि मैंने बनाया player वन इज इक्वल टू न्यू player वन, मैंने एक नया player वन बनाया और मैंने कहा इसके नाम को सेट कर दो एज हैरी, और इसके नाम को एज हैरी जैसे ही मैंने सेट किया, फिर क्या हुआ, मैंने कहा कि अब मुझे इसका नाम बताओ क्या है। तो गेट नेम क्या करता है, रिटर्न करता है नेम को, और दिस क्या है यहाँ पर, दिस मतलब अगर मैं player वन के लिए रन कर रहा हूँ तो दिस मेरा player वन है, तो वो समझ जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट के लिए पूछा जा रहा है सवाल। तो क्या सवाल पूछा जा रहा है गेट नेम में कि क्या है नाम, तो रिटर्न कर देगा वो इसका नाम जो कि हैरी है player वन के लिए, क्योंकि मैंने सेट किया है हैरी। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं ये अपने डेटा को परसिस्ट करके रखते हैं। जैसे कि मैंने एक बार सेट नेम हैरी कर दिया तो हैरी जो है वो सेव हो जाएगा player वन में, यानी कि player वन का नाम जो है वो हैरी हो जाएगा। इसके बाद अगर मैंने कोई player टू बनाया, उसका नाम मैंने रोहन किया, तो जो नाम है वो सेव हो जाएगा, और अगली बार मैं कभी भी गेट नेम, सेट नेम ये सब मैं रन कर सकता हूँ फंक्शन। अब मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाऊँगा और उसका नाम मैं लिखूँगा रन, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिख दूँगा $this रनिंग इज इक्वल टू ट्रू, और मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लूँगा और मैं कहूँगा कि एक रनिंग नाम का वेरिएबल है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, यानी कि कोई भी अगर प्लेयर आपका गेम चालू होता है तो वो भागता तो है नहीं, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। तो $running इज इक्वल टू फॉल्स है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन जैसे ही आपने रन फंक्शन इसका रन किया तब क्या होगा, रनिंग ट्रू हो जाएगा। और सिमिलरली आपको अगर रनिंग को रोकना है तो आप क्या कर सकते हो, एक और फंक्शन बना सकते हो स्टॉप रन, और स्टॉप रन क्या करेगा, यहाँ पर रोक देगा उसको, प्लेयर को, अगर वो चल रहा होगा तो उसको रोक देगा, ठीक है। और अगर आप रन करोगे तो वो रन होने लग जाएगा। तो आप किसी भी प्लेयर पे इस फंक्शन को रन कर सकते हो। अब यहाँ पर ये एक मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल बताया ओप्स की मदद से। काफ़ी सवालों के जवाब अभी हमारे पास जो है आना बाकी हैं कि पब्लिक क्या है। एक और सवाल का जवाब ढंग से हमें समझ में नहीं आया, दिस क्या है। दिस वैसे समझ में तो आ गया कि दिस इस ऑब्जेक्ट के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि player वन इज इक्वल टू न्यू प्लेयर किया मैंने, तब दिस का मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक्चुअल में वास्तव में ये कैसे काम कर रही हैं सारी चीज़ें, इसकी क्लैरिटी और आना भी थोड़ी सी बाकी है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि एक जो हमारी क्लास होती है और क्लास का ऑब्जेक्ट्स होता है,
क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में क्या होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम सेट कर सकते हैं या फिर सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शंस की मदद से सेट कर सकते हैं। और हमारे पास फंक्शन में क्या होता है, हम इन वेरिएबल से कुछ खिलवाड़ करेंगे या फिर कुछ प्रिंट करेंगे, कुछ भी हम कर सकते हैं। और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इन मेथड्स को रन कर सकते हैं। अब अगर मैं इसी गेम को अगर मैं बनाता अपने प्रोसीजरल पैराडाइम से, यानी कि हमारे वो फंक्शंस वाले स्टाइल से, तब क्या प्रॉब्लम थी? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें सिर्फ वूप्स में पॉसिबल हैं और कहीं और पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ आप वूप्स में लिख सकते हो वो आप नॉर्मल प्रोसीजरल वे में भी लिख सकते हो। लेकिन आप ज़रा सोचो, जितने आराम से मैं इस प्रोग्राम को समझ पा रहा हूँ कि एक प्लेयर 1 बना, प्लेयर 1 का नाम दिया गया हैरी, प्लेयर 1 को जो है उसका नाम जो है वो एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट किया गया, सिमिलरली प्लेयर 2 के लिए किया गया, प्लेयर 3 के लिए किया गया। अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि ट्राई करो सेम चीज़ को आप प्रोसीजरल पैराडाइम से लिखने की, तो आप लोग को समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं, कितने आराम से आप यहाँ पर मैनेजमेंट कर पाते हैं अपने वेरिएबल्स का, स्टेट का। जैसे कि यहाँ पर प्लेयर की रन स्टेट है, प्लेयर रुका हुआ है या दौड़ रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आसान लगने लगती हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि क्लास का सिंटेक्स क्या है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हमने क्लास को लिखा, पहली बार हमने पूरी PHP के कोर्स में क्लास को लिखा। तो ये एक क्लास का इंट्रोडक्शन वीडियो ही है जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ वेरिएबल्स बना के दिखाया, जिसको मैंने प्रॉपर्टीज़ बोला। एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स होते हैं। प्रॉपर्टीज़ को आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली भी। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एको लिखूँ और उसके बाद मैं लिखूँ प्लेयर और उसके बाद मैं ऐसे करके अगर स्पीड लिखूँ, आई होप इसका नाम स्पीड था, हाँ स्पीड था। अगर मैं इस तरह से इसको एको करूँ और आपको रिलोड करके दिखाऊँ, रिलोड, यहाँ पर मैंने स्पीड में 5 दिया हुआ है। मैंने लिखा प्लेयर 1 स्पीड, सॉरी मैंने प्लेयर स्पीड लिख दिया, प्लेयर 1 स्पीड लिखना था। रिलोड और यहाँ पर देखो 5 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर मैंने BR प्रिंट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ एको करा रहा हूँ वहाँ पर एक एको BR भी कर दूँ तो मुझे नई लाइन में दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि HTML जो है वो न्यू लाइंस को पार्स नहीं करता बाय डिफ़ॉल्ट, आपको कराना पड़ता है पार्स, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी आप लोगों को। और अगर नहीं है तो आई एम श्योर कि आपने ये वीडियो नहीं देखा है मेरा, जहाँ पर मैंने आपको ये प्रिंट की, ये चीज़ हमने कई बार करी है इस पूरे कोर्स में। सो आई होप कि आप लोगों ने जो है वो देखा होगा। अब यहाँ पर जहाँ मैं एको करा रहा हूँ इसको, यहाँ पे इसके बाद भी BR लिख देता हूँ और नई लाइन में मुझे जो है चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि अगर मैं इसके व्यू पेज सोर्स करूँ तो ये HTML कुछ इस तरह से आ रही है यहाँ पे, जो कि एक वैलिड HTML भी नहीं है। अगर मैं एक वेब पेज बनाता तो मैं HTML की बॉयलर प्लेट लगाता, बट सिंस हम लोग यहाँ पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए सब कोड लिख रहे हैं तो चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टीज़ क्या होता है क्लास की, मेथड्स क्या होते हैं क्लास के, फिर उसके बाद किस तरह से हम लोग जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कैसे डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद हम किस तरह से यहाँ पर सेट नेम, गेट नेम या जितने भी मेथड्स हैं हमारे, उनको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए रन कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं एक फंक्शन लिखूं जो कि एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, तो मैं डायरेक्टली ये पूरा प्लेयर 2 ऑब्जेक्ट पास करा दूंगा। और एक बार मैं ये पूरा प्लेयर 2 ऑब्जेक्ट पास करा रहा हूं तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम एक गेम टाइप का बना रहे हैं, जैसे मान लो PUBG बना रहे हैं या फिर हम GTA Vice City बना रहे हैं, तब क्या होगा कि हमारे पास हो सकता है 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी हों जो कि रोड पर घूमते हैं, और हमारा जो प्लेयर 1 है या फिर प्लेयर 0 है वो मेन प्लेयर हो। तो हम क्या चाहेंगे कि जो हमारा मेन प्लेयर नहीं है वो क्या हो, वो अपना काम करता रहे। कोई सिटी में घूम रहा है, कोई रैंडमली किसी और जगह पर जा रहा है, तो हम रैंडम उसको स्पीड वगैरह दे देंगे, हम उनके रैंडम नाम रख देंगे। और मान लो आप किसी से टकराते हो तो हम एक फंक्शन बना देंगे कि यार इससे कोई टकराए अगर, तो इसको जो है इस तरह से बोलना चाहिए, हे व्हाट आर यू डूइंग। जैसे आपने देखा ही होगा गेम्स वगैरह में, अगर आप किसी को धक्का देते हो तो वो बोलता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको, इस टाइप से बोलता है इंग्लिश में। तो वो सारी चीज़ें हम लोग हिंदी में बना सकते हैं वैसे, लेकिन आई होप कि आपको यहाँ पर जो मुद्दा है इस वीडियो का, ऊप्स, वो समझ में आ गया होगा। सो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है मेरी, अगर आपने इन वीडियोस को ऑर्डर में नहीं देखा है, तो आप लोग जो है वीडियोस को ऑर्डर में ज़रूर देखना। और अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करना और इसको यहाँ क्लिक करके सेव भी कर लेना। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।